हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सेट 3 मॉडल सेट नंबर 3 के क्वेश्चंस को, और आज के क्लास में हम लोग सेट 3 के बचे हुए क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर लिया है। मैंने आपको कंप्लीट आंसर बतला दिया है हर क्वेश्चन का, जो भी हमारे मॉडल सेट में दिए हुए हैं। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे और फटाफट से देख लेते हैं। ग्रुप बी में है ये क्वेश्चन नंबर 11। और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहा है। सो द क्वेश्चन नंबर 11 सेज कंस्ट्रक्ट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। यू हैव सम डेटाज जो कि दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो देखो, डेटा में आपके पास कमोडिटी दिया हुआ है, बेस पीरियड का प्राइस दिया हुआ है, और प्रेजेंट पीरियड का भी प्राइस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट हम कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज हमें सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बस जैसा दिया हुआ है एज इट इज़ आपने उसको उसके अकॉर्डिंग एक शेड्यूल प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे आपको कमोडिटीज़ दिया हुआ है जिसको हम गुड्स कह सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्राइसेस ऑफ बेस ईयर जिसको हम P0 से दिखाएंगे, और दिया हुआ है प्राइसेस फॉर प्रेजेंट ईयर जिसको हम P1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में हैं। कमोडिटी में दिया हुआ है A, B, C और D। ठीक है, प्राइसेस, बेस पीरियड का प्राइस दिया हुआ है रुपीज़ में, ऑफ कोर्स ये दिया हुआ है आपका 2542, और प्रेजेंट पीरियड का प्राइस दिया हुआ है 4653। मैंने आपको ये चैप्टर को डिस्कस जब हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था कि बेस ईयर के प्राइस को हम P0 से दिखाते हैं। बेस ईयर के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हो, इधर द प्राइस और द क्वांटिटी। सो बेस ईयर का प्राइस डिनोटेड एज P0 और क्वांटिटी एज Q0। ठीक है, वहीं पे करंट ईयर के लिए हम 1 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो प्राइस के लिए P1, और अगर क्वांटिटी होती तो उसके लिए करते Q1। तो ये याद रखना है आपको, सो दैट कि आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, तो सिंबलाइज कर सकते हैं। अब है आपको कह रहा है सिंपल एग्रीगेटिव, पूछता है सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं P01 प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर या कंपेयर टू बेस ईयर, और ये डिनोट करते हैं सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 into 100. This is the formula to calculate simple aggregative price index. ये बहुत ही सिंपल वाला है, इसका फॉर्मूला ही बस आपको याद रखना होगा। अब क्या चाहिए फॉर्मूले में, हमको सिग्मा P1 चाहिए। वी हैव P1, हम क्या सिग्मा P1 निकाल सकते हैं सबको सम करके, बिल्कुल। तो ऐड कर लें, 6 and 4 10 और 5 15 और 3 18। और क्या चाहिए, सिग्मा P0। तो देखो, तो P0 भी है, क्या सिग्मा P0 निकल आएगा, बिल्कुल। जोड़ दें सबको, 2 + 5 7 + 4 11 + 2 13। अब आपके पास तो दोनों चीज़ें हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड गेट, सो P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 का वैल्यू इज 18, सिग्मा P0 का वैल्यू इज 13, सो 18/13 × 100। इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो 13 से 1800 को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो कुछ आना चाहिए 138.46। इसको आप भाग दे दोगे ना तो आपका इतना ही आंसर जो है वो आ जाएगा। नाउ दिस इज़ योर आंसर, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये आया।
अब देखो जो भी आता है, मैंने सिखाया हुआ है आपको ऑलरेडी कि जो भी वैल्यू आता है 100 उसमें माइनस करोगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास पूछ नहीं रहा है, बट यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि प्राइसेस इन प्रेजेंट ईयर are increased by 38.46% as compared to prices in the base year। बेस ईयर में जो प्राइसेस दिया हुआ है उसकी तुलना में प्रेजेंट ईयर में प्राइसेस बढ़ गए हैं, और प्राइस बढ़े हैं कितने परसेंट से, तो 38.46% से। और ये आप एक लास्ट में स्टेटमेंट आंसर के नीचे लिख देंगे, आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यही आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 11 का। क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो फिनिश कर लिया है। और अब देखेंगे सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह के क्वेश्चंस की हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं ऑलरेडी। आपको बस फॉर्मूला याद रखना होता है एंड देन सिंपली आप इसका आंसर इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है राइट द नेम्स ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। बोलता है कि भारत में गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन सी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी गई है, उन पॉलिसीज़ का नाम बताइए। तो ऐसे तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए अडॉप्ट करी गई थी इंडिया में। हम बहुत सारी पॉलिसीज़ का नाम लिख सकते हैं, लाइक सबसे पहली पॉलिसीज़ तुम आंसर में लिखना कि पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी। इरेडिकेट मतलब हटाना, घटाना। कोई भी पॉलिसी का आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ पॉलिसीज़ का नाम लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको कहेंगे REGP। ठीक है, प्रोग्राम आप लिख दो, प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ आप ये लिख दो, और प्रोग्राम को लॉन्च करने का पर्पस क्या था बस आप वो लिख दो। ठीक है, इतना ही लिखोगे आपका काम हो जाएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ग्रुप बी है, इसलिए आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। बट हाँ, आप इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जैसे कि अगर एम की बात करें कि व्हाट इज़ द एम बिहाइंड दिस पॉलिसी, सो द एम बिहाइंड दिस पॉलिसी इज़ क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द एम इज़ क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे, किसके बीच में, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द rural areas स्पेशली एंड स्मॉल टाउन्स। जो छोटे छोटे टाउन्स थे वहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, और रूरल एरियाज़ में भी खासकर इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। ये पॉलिसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अडॉप्टेड था। मतलब दिस पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय
KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ठीक है। देन आप मूव कर जाओ नेक्स्ट प्रोग्राम, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रही हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसको शॉर्ट में कहते हैं PMRY, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाज द नेक्स्ट प्रोग्राम जिसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। एंड दिस प्रोग्राम जो है इसको किस पर्पस के साथ अडॉप्ट किया गया था, तो इसके अंदर जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए इस प्रोग्राम का सेटअप हुआ था। इस प्रोग्राम ने लगभग 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज जो हैं उसका क्रिएशन किया था ड्यूरिंग द 8th 5-year प्लान, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस प्रोग्राम की मदद से 7 लाख माइक्रो छोटे लघु एंटरप्राइजेज जो हैं वो सेटअप हो गए थे। और अगेन इसका पर्पस था कि लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराना है सो दैट कि उनकी जो स्थिति है उसमें थोड़ी सुधार हो सके। तो इन सारे पर्पस के साथ इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था। 2003 से 2004 तक देखा गया कि 3.5 मिलियन पीपल जो हैं वो इस प्रोग्राम के तहत एम्प्लॉयमेंट हासिल कर चुके हैं एंड उनकी गरीबी के स्तर में थोड़ी बहुत सुधार भी दर्ज करी गई। तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम आप लिख सकते हैं स्वर्ण जयंती शहरी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शॉर्ट में बोलेंगे SJSRY। एंड दिस प्रोग्राम was actually aims at creating employment opportunities for both self-employment and wage employment in the rural areas, because इसमें देखो ऑलरेडी इंक्लूडेड है शहरी, तो शहर में रोज़गार एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के पर्पस से इस प्रोग्राम का अडॉप्शन हुआ था। बिकॉज रूरल एरियाज़ को तो काफ़ी हद तक सुधार किया जा रहा था, बट अर्बन एरियाज़ में भी ज़रूरत थी कि कई तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया जाए सो दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना था और वेज एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना था। तो इन दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करते हुए रूरल एरियाज़ में नहीं, अर्बन एरियाज़ में कुछ प्रोग्राम्स अडॉप्ट कर लिए गए थे। और रूरल एरियाज़ के प्रोग्राम, अर्बन एरियाज़ के प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था ये, विच इज़ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके तहत शहरों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोनों तरह की, नॉट ओनली वन टाइप की वेज एम्प्लॉयमेंट देना है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना है, बट बोथ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोग्राम का जो कॉस्ट है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में बटा हुआ था और इसका जो रेशियो था वो 75:25 का था। 75 सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता और 25 स्टेट गवर्नमेंट का होता। तो जो भी इस प्रोग्राम में एक्सपेंडिचर किए गए, खर्च किया गया, वो खर्च बट गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार में 75:25 के परसेंटेज में, सो दैट कि ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट, कंट्री के अर्बन एरियाज़ का डेवलपमेंट किया जाए। इस प्रोग्राम को क्या हुआ था कि दिसंबर 1997 में 2 स्कीम आए थे। एक था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और एक था आपका अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इन दोनों को स्टार्ट कर दिया गया था इस प्रोग्राम के तहत। तो कायदे से कहा जा सकता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है ये आपका दिसंबर 1997 में आया था। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोग्राम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोग्राम और उसका नाम, अगले प्रोग्राम का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो सिमिलर टाइप के नाम वाले प्रोग्राम याद रखने बहुत आसान है। स्वर्ण जयंती
ग्राम स्वरोजगार योजना। एक अर्बन एरियाज के लिए था, एक रूरल एरियाज के लिए था, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं SGSY, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 1991 में, 1 अप्रैल 1999 में दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड, ओके, विद द पर्पस टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, माइक्रो एंटरप्राइजेस को इनकरेज करने के लिए, पुअर फैमिलीज़ को स्वरोजगारीज बनाने के लिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे के जितने भी लोग हैं उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर पहुंचाने के उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम को रूरल एरियाज़ में लॉन्च किया गया था। इसमें बहुत तरह के फाइनेंशियल एसेट्स प्रोवाइड कराए जा रहे थे, स्मॉल लोन्स हो गया, आपको बहुत तरह की चीज़ें थी, सो दैट कि ग्राम या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको ऊपर लाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रोग्राम वॉज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये भी एक आपका प्रोग्राम था पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2001 में, और इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था कि लोगों को रूरल एरियाज़ में वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। ये प्रोग्राम जो है लेबर इंटेंसिव वर्क को प्रमोट कर रहा था रूरल एरियाज़ में, सो दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो घटे और अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने से पॉवर्टी का जो रेट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो इस तरह के पर्पस से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में MG नरेगा के नाम से भी जानते हैं। इसको फुल फॉर्म में आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट जो है ये 2005 में आया था। पहले ये नरेगा के नाम से था, फिर मनरेगा के नाम से आ गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या हुआ था कि लोगों को बिल्कुल फॉर श्योरिटी के साथ 150 डे का 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा था, सो दैट कि पॉवर्टी के लेवल में थोड़ी कमी आ सके। और इसके तहत जो है वो 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था। उसके अलावा वैसे लोग जिनको जॉब नहीं मिल पाती, तो वैसे लोगों के लिए भी इस प्रोग्राम के तहत ये योजना थी कि वो क्या कर सकते हैं, तो वो कर ये सकते हैं कि उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता अंडर दिस प्रोग्राम, कि जो लोग जॉब नहीं ले पा रहे हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका अडॉप्शन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप हर प्रोग्राम के बारे में एक एक दो दो लाइन लिख दें, जो भी बात आपको उस समय मालूम हो आप याद कर लें, और वो बातें आप लिख करके इन प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट। एंड अब मूव करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 13, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछ रहा है और उसका आंसर हम कैसे करेंगे। 3 मार्क्स में तुमको इतना सारा नहीं लिख देना है, बट प्रोग्राम का नाम वगैरह जो है वो आप कोशिश करें जितना आप डाल सके उतना तो ज़रूरी लिखें। 3 से तो ज़्यादा आप लिख देना। अगर 3 मार्क्स में है तो सेम क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बता दिया है कि अगर ज़्यादा आता है तो ज़्यादा प्रोग्राम्स का नाम लिखो, कम है तो कम का लिख दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहता है व्हाई इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग नीडेड फॉर अ पर्सन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों
ज़रूरी है फॉर अ पर्सन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में हम लोगों ने ये बात ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। तो इसकी ज़रूरत कई तरह से होती है। अगर हम इसको पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि इट हेल्प्स इन improving the efficiency of employees। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में ये काफ़ी मदद करता है, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग से व्यक्ति जो है जॉब में रहते हुए ट्रेंड होता है और उसको एक्चुअल रियल इन्वायरमेंट मिलता है वर्क का, और वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लेता है, सो दैट इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ फर्स्ट। और क्या लिख सकते हैं आप? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो। It helps in understanding the new technology। जो भी तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, इसको समझने में भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति को हेल्प करता है और उसी की मदद से व्यक्ति जो है वो बेहतर तरीके से काम भी कर पाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो नीड और यू कैन से एन इम्पॉर्टेंस कि क्यों ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके अलावा इट हेल्प्स टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इट हेल्प्स to make best use of available resources। अवेलेबल रिसोर्सेज का एक बेस्ट यूज़ अगर आप करना चाहते हैं, और ये करने में मदद करता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से जो भी मौजूदा संसाधन हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है, which helps in overall production and productivity. Next, increase the skill and capabilities required according to present job requirements. It increase the skill and capabilities required according to job present job environment। So these are such points जिससे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग की ज़रूरतों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों किसी भी व्यक्ति को ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलना चाहिए, और अगर ऐसा मिल रहा है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है, और अब हम मूव करेंगे ग्रुप बी के नेक्स्ट क्वेश्चन को, which is question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिशरीज एज अ सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। शॉर्ट नोट करने के लिए कह रहा है फिशरीज पर, मत्स्य पालन जिसको हम कहते हैं हिंदी में मछली उत्पादन, एज अ सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है,
अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और वो आपका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी हो जाता है इनकम जनरेशन का। और तो और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि वो डाइवर्सिफिकेशन को बताता है। बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट करने वाले बहुत सारी एक्टिविटीज़ में फिशरीज़ एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आती है। इसमें आपकी एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाती है, हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, उसके अलावा आपके इसमें और भी एक्ट्स आ जाते हैं जैसे अदर ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उन्हीं में से फिशरीज़ कैसे डाइवर्सिफिकेशन को बतलाता है अगर हम उसकी बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो फिशिंग कम्युनिटी होता है वो रिगार्ड करता है द वाटर बॉडी एज मदर और प्रोवाइडर। ठीक है, द वाटर बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ सी, ओशन, rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams, etc. are therefore an integral and life-giving source for the fishing community. इसको आप कैसे लिख सकते हो, पॉइंट वाइज आप यहाँ पे आंसर को कर सकते हो। सबसे पहला तो कि जो वाटर बॉडीज होते हैं, वाटर बॉडीज consist of rivers, oceans, ponds, lakes, etc. are an integral part and life giving, integral part and life giving source of फिशिंग कम्युनिटी। सबसे पहली बात कि जो फिशिंग कम्युनिटी है उसको लाइफ देने का एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं वाटर बॉडीज, और ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, नेचुरल एक्वेटिक पॉन्ड्स जो होते हैं ये सब इंडिया में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन द इंडियन इकोनॉमी बट इन एवरी कंट्री। इंडिया में आफ्टर प्रोग्रेसिव इंक्रीज जो हुआ है बजटरी एलोकेशंस का और इंट्रोडक्शन जो किया गया है न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, ये डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़ जो है वो एक लंबा प्रोसेस है जो आपको देखने को मिलता है। कहने का मतलब हुआ कि वाटर बॉडीज़ का जितना भी इम्प्रूवमेंट किया गया उन सब से फ़ायदा ये हुआ है कि फिशरीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स उभर के आ रहा है एज डाइवर्सिफिकेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट एक्सप्लेन्स वाई फिशरीज़ एज अ सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सी, जो वाटर बॉडीज़ होते हैं ये फिशिंग कम्युनिटी के लिए एक लाइफ गिविंग सोर्स की तरह होते हैं। ठीक है, और इस सेक्टर के और भी कई सारे इम्पॉर्टेंस हैं, और इन इम्पॉर्टेंस को हम लोगों ने पॉइंट्स में कुछ यहाँ पे देख रखा है। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो जो टोटल फिश प्रोडक्शन है वो काउंट करता है 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी। जीडीपी जो है उसका टोटल परसेंट जो है उसका 0.8% हिस्सा जो है वो सिर्फ फिश प्रोडक्शन इंक्लूड कर रहा है। दैट शोज़ कि फ़िश प्रोडक्शन इंडिया में काफ़ी बेहतर है और इसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सकता है, और कहीं ना कहीं ये हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जैसे अगर हम स्टेट की बात करें तो दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। ये एक मेजर प्रोड्यूसर्स के तौर पर प्रेजेंट टाइम पे देखे जा सकते हैं जहाँ पे आपको मरीन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लाइक एक्वेटिक या पानी में रहने वाले जितने भी जलीय जीव हैं उनका प्रोडक्शन आपको इस तरह के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस तरह के सेक्टर में और इस तरह के जॉब में लगे हुए हैं, और ये लोगों के लाइवलीहुड का एक तरीका बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, फिशिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक मेजर सोर्स बनता जा रहा है फॉर विमेन एम्प्लॉयमेंट टू।
महिलाओं को भी रोज़गार प्रदान करने में फिशरीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इतने पॉइंट्स में हम ईजिली फिशरीज़ को एज अ सोर्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन लिख सकते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर को ख़त्म करते ही ग्रुप बी के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने वो देख लिए हैं। और अब हम ग्रुप सी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ग्रुप सी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू।